अरे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और हम लोग सीक्वेंस में चैप्टर आज ना हमारा लगभग ओवर होने को है। लगभग टॉपिक सारी कवर हो जानी है। बच्चों, एक बात ध्यान रखो कि हम ये तो जानते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन काफी सारे बच्चे इसमें एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ठीक है सर, क्लास डाल रहे हैं। अरे भाई, मैं बता दूं, मैं एक्चुअली आईआईटी नीट जो है, मेरा जो मेन स्ट्रीम है वो आईआईटी नीट का है। मैं आप लोगों के लिए केवल क्लास लेकर के आ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग क्या करते हो, उसको बहुत ही लाइटली लेते हो। जब समय मिला देख लिया, जब मर्जी हुई कुछ कर लिया ना, मतलब इस टाइप से नहीं करना होता ना, कि जब आपका मन करे तब आपने देख लिया, जब आपने एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब देखो, इसीलिए मैंने क्या किया है पता है। फिजिक्स और मैथ की क्लासेस तो आपकी रेगुलर चली रही है, मैं केमिस्ट्री क्लासेस अल्टरनेट डे पे चला रहा हूँ। मतलब एक दिन आपकी नहीं आ रही, दूसरे कि मतलब पूरा प्रॉपर समय आपको मिल जाए और आप पढ़ लें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने 30 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, मतलब 1 आवर तक मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। क्यों नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब बच्चे अब बड़े हो गए, 12th पास आउट हो। 12th पास करने के बाद आपके पास समस्या ये है कि समय मिलता नहीं है। समय भी मिलता है तो आप रील के चक्कर में बहुत ज्यादा देर तक कंसिस्टेंसी, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। यही वजह है कि मैं बहुत ही शॉर्ट क्लासेस दे रहा हूँ कि आप बस टॉपिक में बता दो और आप उस टॉपिक पर आपका कमांड हो जाए, आप वो टॉपिक सीख जाओ। तो जब आप सीख लिया करो तो आप बताया भी करो एक बार कि सर हमें ये समझ में आ गया है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होते हैं तो आपको वहां पर मेंशन करके करना होता है। दूसरी बात दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, देखो मैं क्लासेस को आपको फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ, फ्री आपको मिल रही क्लासेस। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री नहीं मिलने वाला है। तो सर कहोगे सर क्या आपको इसके भी पैसे मिलेंगे? नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप पीवाईक्यू कहीं से ढूंढ लाओ, ठीक है, और पीवाईक्यू आप परचेस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सब अपने अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आओ। दूसरी बात, पढ़ा मैं रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट केवल आपको समझा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब जैसे नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ। आप नोट्स के लिए अगर बुक चाहिए मैं आपको बुक प्रेफर कर दूं। वैसे भी आपको जो है नोट्स, अगर बहुत ज्यादा डिमांड आपकी रहे तो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन क्योंकि समय नहीं मिल पाता उसको मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो अभी क्या करो, आप लोग बुक वगैरह से या गूगल वगैरह से हेल्प लेकर के इस विशेष टॉपिक पर नोट्स खुद से बनाओ। अच्छा, अब तुम लोगों को मतलब होगा कि सर खुद से बनाने से क्या होगा। हाँ ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। मतलब पूछ लिए आप, एक तो यहाँ से पढ़ करके गए हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। दूसरा, आप नोट्स भी अपने आप बना रहे हैं। इससे क्या होगा पता है? इससे आपका कंटेंट इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। इसलिए जितना मैं रोज पढ़ा रहा हूँ उसका कंटेंट, उस कंटेंट का नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहो। समझने वाला काम यहाँ पर करो तो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कंटेंट लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिल जाएगा, समझने में ही प्रॉब्लम आती है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, अगर मान लो किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो बताना, मैं नोट्स भी मतलब लेकर के आऊंगा, एक एक हेडिंग लिखवाऊंगा, और क्या बताऊँ, है ना। और तो मेरे पास कोई चारा है नहीं। खैर, आज हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस देखो, नाम से ही एक बात स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आया। निगेटिविटी का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। अब किसी के मन में आ रहा है सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी तो ऐसे ही कुछ पढ़ा था, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग अलग क्या है। तो वो अफिनिटी का जो हिंदी होता है वो होता है बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अट्रैक्ट टेंडेंसी, ठीक है। चलो अभी मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लो कि आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, या मान लो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़िया डांस कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते ही है ना, इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं, इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं बगल से गुजरा, एटम के बगल से गुजरा, कहा अरे यार बड़ा बढ़िया डांस हो रहा है। दिस इज द अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है कि भाई एटम के अंदर मैं भी रहूंगा, इस वाले एटम के अंदर मुझे भी रहना चाहिए। ये तुम्हारा हुआ कि अट्रैक्ट हो रहा है। और जब भाई अंदर होने के लिए आपको पता है कि एटम के अंदर ऐसा तो जाएगा नहीं, उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब आप एनर्जी लगा करके एटम के अंदर इंसर्ट करवा देते हो, आप एटम के अंदर उससे डाल देते हो इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहलाता है, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर डांस चल रहा है बढ़िया। ये दूसरा वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये खूब अट्रैक्ट हुआ है, भाई मजेदार चीज है, चलो चलते हैं। यह अट्रैक्शन हुआ, लेकिन उस अट्रैक्शन के मतलब उस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का घुस जाना, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी कि नहीं देनी? वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बच्चों इस बात में कोई कंफ्यूज मत होना कि सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो होता है एनर्जी ऑफ इंसल्टिंग इलेक्ट्रॉन। जो इंसल्टिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इंसल्ट कर रहा है उसके लिए एनर्जी जो नीड होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है जो, वो होता है अट्रैक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अट्रैक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अभी मतलब ये तो समझ में आ ही गया होगा मुझे लग रहा है ना। कोई एटम ऐसे टहल रहा है, ऐसे एटम टहल रहा है, इलेक्ट्रॉन टहल रहा है। अगर ये इसके अंदर जाना चाह रहा है तो एक एनर्जी नहीं होगी, और उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहोगे। और आकर के इलेक्ट्रॉन बस यहीं आसपास घूम रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है। अब देखो जनरल टेंडेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, जनरल ट्रेंड यही पढ़ना है तुम लोगों को, है। जनरल ट्रेंड हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें लिख लेना आप। पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन पहले लिख लेता हूँ, तो मैं जो है ट्रेंड लिखता हूँ, है ना। तो टेंडेंसी ऑफ ये थोड़ा सा टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोल रहा हूँ तो उस पर ज्यादा ध्यान देना, लिखने वाला सही से लिख नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, है ना, पेंटाब में। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। समझ में आएगा? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। चलिए, और उसके बाद में हम जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं कि आखिर में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड है when we move from left to right, when we move from left to right, electronegativity increases, or when we move अब मतलब ये लैंग्वेज तो लिख लो, when we move from top to bottom इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। प्रॉब्लम लग रहा है बेटा लिखने में, आप लोग थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनाए रखो, है ना। प्रॉब्लम हो रही है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है।
टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करती है ना, समझे? क्यों डिक्रीज करती है? अच्छा आप देखो, जब लेफ्ट टू राइट जाते हो आप, तो साइज तुम्हारी बच्चों, साइज डिक्रीज करती है। और जब साइज डिक्रीज करती है, साइज जब डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अट्रैक्शन पावर होता है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन पावर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग करते हैं, बस ये जनरल ट्रेंड तो पता ही है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ऐसे में जो हमारा फ्लोरीन एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है। अभी हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लो। फिर में अफेक्ट कौन कौन करता है, कौन कौन इसको प्रभावित करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वो करते हैं। तो पहला अभी हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एक एटम तुम्हारा इतना बड़ा है, एक एटम तुम्हारा इतना बड़ा, बताओ किस, और जब आप, आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका एटम छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियर पावर आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा भाई? मान लो आप बीचों बीच कमरे में बैठे हो और आपको मान लो टॉफी बहुत पसंद है, बाहर लुट रही है, बांटी जा रही है टॉफियां, आपका कमरा बहुत बड़ा है, मतलब मान लो 100 फीट का कमरा, तो कौन जाए टॉफी लूटने भाई, उतनी दूर कौन जाए? अगर थोड़ा सा, और आपका कमरा पता चला 3 ही फुट का है, उसमें खाली चेयर डाल के तुम बैठ सकते हो, बाहर टॉफी मतलब मारो हाथ झपट्टा निकल लो। समझ में आया कुछ नहीं? तो आपका कमरा बड़ा था, आप टॉफी लेने नहीं गए, तो क्योंकि आपको बहुत लंबे डिस्टेंस, आपका पावर भी कम था ना, न्यूक्लियस का पावर कम था। और जैसे साइज छोटी हो गई, न्यूक्लियस भी मजबूत होता गया, आपके अंदर एनर्जी भी आती गई, खट से देखा बाहर टॉफी बट रही, खट से पकड़ लिया। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करती है तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। समझ में आए? समझ में आ गया होगा, पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का क्या प्रभाव पड़ता है? जी बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। जेड इफेक्टिव भी तो साइज छोटी कर रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो समझ में आया कि नहीं है? तो मत बनो, समझ में आ रहा है मुझे पता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव का न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वही तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पावर तुम्हारा बढ़ रहा है, खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और सी बात है, साइज छोटी हो, और जब साइज छोटी हो गई, लो भैया फिर से निकले, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? हो गए। अब देखो तीसरा जो फैक्टर है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। सर ये क्या है? ये चीजें तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बता देगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर जब बढ़ता है, जैसे एसपी तुमने हाइब्रिडेशन लिखा तो इसमें 50% तुम्हारा एस कैरेक्टर होगा और 50% होगा पी कैरेक्टर। 50% एस, 50% पी। sp2 होगा, 33% तुम्हारा एस कैरेक्टर होगा, 67% पी कैरेक्टर। sp3 हाइब्रिडेशन अगर मान लो मैंने लिखा, 25% उसमें एस कैरेक्टर होता है, 75% पी का। इतना मैथ बेसिक से सबने पढ़ रखा होगा कि दो ही ऑर्बिटल एस और पी, तो 50-50% एस, 50% एस की भागीदारी होगी, 50% पी की भागीदारी। ऐसे ही sp2 जब तुमने पढ़ा तो 33% एस की भागीदारी होगी और 67% पी की भागीदारी। तो इस तरह से परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी sp2 और sp3 में किसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? sp का बढ़ेगा, क्योंकि sp में एस कैरेक्टर कितना है? 50% है। कितना है? समझ में आया कि नहीं? मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। sp, sp2 sp3 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार है। sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, sp2 में कम होता है, sp3 में समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर करके दिखाओ।
मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, मान लो सी एच एच, ठीक है, सी डबल वन सी, ये सी ट्रिपल वन सी, ये आपको पता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? यस, एल्काइन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है एल्कीन, उसके मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तुम्हारा एल्केन। एल्केन एल्कीन एल्काइन दिया हुआ है तो आपको पता है, मैंने बताया कि एल्काइन में sp हाइब्रिडेशन होता है, एल्कीन में sp2 होता है, और एल्केन में sp3 होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp का होगा। समझ में आया? चलो, फैक्टर अफेक्टिंग पता चल गया। फैक्टर अफेक्ट कौन कौन करते हैं? पहला है तुम्हारा एटॉमिक साइज, दूसरा है तुम्हारा जेड इफेक्टिव, तीसरा है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। वो तो समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलो, इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो, आप अभी देखा था कि लेफ्ट टू राइट जब गए थे तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़े था। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब, कुछ दया समझे मतलब? दया मतलब इसका यह है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर प्रभावित होगा। तो आप तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो आप ऐसे लिखोगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये बेटा यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको मैं इस स्पेस के बजाय यहाँ पर लिख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। सॉरी, ध्यान नहीं। अब बताओ, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ऐसी सिचुएशन में, हाँ, ऐसी सिचुएशन में मान लो मैंने दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? यस, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनिटी क्या होगा? इंक्रीज कर रही है। दैट मीन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आपकी इंक्रीज कर रही है, यानी ये ऑर्डर हो। समझ में आया कि नहीं? यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ, ठीक है? इसके बाद में बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बेंट रूल इसको जो है एक्सप्लेन करता है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मान लो तुमने लिखा HF, HBr, HCl और HI। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा है? हाँ, सही बता रहे हो, फ्लोरीन में ज्यादा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फ्लोरीन में ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बस इसी की होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो, अब देखो HCl, HBr, HF और HI में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा है? HF में। कारण एक और भी हो सकता है, F की साइज बहुत छोटी है। अब एक बात ध्यान रखना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी जानते हो, जैसे मान लो दो एटम है, ये मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो एक एनर्जी देना पड़ेगा, और उसी एनर्जी को बोलते हो बॉन्ड एनर्जी। तो मैं तुमको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना, कि अगर आपकी बॉन्ड साइज साइज अगर लेस है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, आपको दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो साइज क्या होगी? घटेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, लेंथ अगर बढ़ रही है, भाई एक मैं बड़ा डंडा दे दूं, एक छोटा डंडा दे दूं, दोनों में से जल्दी कौन तोड़ेगा? जो बड़ा डंडा होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत दूर भर में डिस्ट्रीब्यूट है। छोटी डंडे है ना, उसमें एनर्जी बहुत छोटे भर में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मान लो ये पेन है, मैं देखो तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। क्या है? नहीं टूटेगा? टूटेगा जब मैं इसके अंदर एनर्जी मौजूद जितनी है उससे ज्यादा एनर्जी लगा दूंगा तो टूट जाएगा। ऐसे ही कोई बॉन्ड होता है, बॉन्ड के अंदर एनर्जी होती है, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, उसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी कम।
बॉन्ड की लेंथ छोटी है, यानी बॉन्ड की लंबाई कम है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज आपका अगर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। तो हमने एच एफ, एच बी आर, एच सी एल, एच आई में अगर हम बात करें तो एच एफ में एफ की साइज बहुत छोटी है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत कम रहेंगे। समझ में आया? इसके बाद बॉन्ड एनर्जी के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो एसिडिटी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो बेसिसिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब वो एसिडिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो बेसिक होगा। अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक है, तो हमने सोडियम का ऑक्साइड लिया Na2O, और हमने F2O लिया, ठीक है। इन दोनों में से एसिडिक बताओ तुम लोग कौन सा होगा ज्यादा? Na2O ज्यादा एसिडिक होगा कि F2O? हाँ, आप सही बता रहे हो, F2O। कारण कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होता है, देखो Na2O और F2। अभी मान लो मैंने तुम्हें दिया CO2, और मैंने तुम्हें दिया N2O3, N2O3, तो पता है दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? अभी मैंने बताया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा है। बताओ, सही बता रहे हो आप, N2O3 का चुनाव। अच्छा, मान लो मैंने आपको दिया H2O और H2S, बताओ इसमें एसिड किसका ज्यादा है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है? देखो, फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो कि वे ऑक्साइड, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एसिडिक होगा। इस हिसाब से ऑक्सीजन आपका ऊपर पड़ जाएगा, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, यानी ए एसिडिक ज्यादा, ये एसिडिक कम। समझ में आया एसिड बेस सिस्टम कि नहीं समझ में आया? कोई भी ऑक्साइड बना रहे हो, कोई भी ऑक्साइड बना रहे हो, जैसे मान लो तुमने ले लिया CO2 ले लिया, अब CO2 ले लिया, और मान लो कार्बन से पहले आता है तुम्हारा बोरॉन, B2O3 ले लिया, ठीक है, या Al2O3 ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इन दोनों में से एसिडिक कौन है? जी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है एल्यूमिनियम की तुलना में। हाँ, तो जिसकी इलेक्ट्रो, मैं साफ साफ देखो हिंदी में लिख रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस सिंपल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वो बढ़िया तरीके से एसिडिक। कुछ ऑक्साइड के तुमसे एम्फोटेरिक पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, है ना? एम्फोटेरिक वाला चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़े। अभी मैंने तुमसे पूछा CaO, बताओ एसिडिक है कि बेसिक है? बस इतना बताओ, फटाक से हम आगे चले। CaO बताओ एसिडिक है कि बेसिक? और CO2 बताओ एसिडिक है कि बेसिक है? तो CaO तुम्हारा मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। अभी तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उसका ऑक्साइड लिया तुम, ऑक्साइड समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन जिसका बन रहा है, ऑक्सीजन साथ में जुड़ा है, वही तो ऑक्साइड होता है। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एसिडिक होगा, जिसकी कम है वो बेसिक होगी। इस हिसाब से CO2 का तुम्हारा एसिडिक ज्यादा है, CO2 ज्यादा एसिडिक है, CO बेसिक। ठीक है, अच्छा बताओ, BaO बताओ एसिडिक है कि बेसिक है? हाँ, सही बता रहे हो, BaO आपका बेसिक है। समझ में आया? चल, इसके बाद ये टॉपिक भी तुम्हारा खत्म होता है, इसमें एक टॉपिक केवल बचा है, पाउलिंग स्केल। उसको मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोस के लिए बताऊंगा, है ना? बहुत ही शॉर्ट वीडियो आएगी, मतलब रील टाइप, वहां पर देखना। और हाँ, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी BSc से रिलेटेड या किसी भी से रिलेटेड अगर हुआ करे तो आप लोग कमेंट कर जाया करो, मैं आपको बता दिया करूंगा कि आप लोग। वैसे ये चैप्टर मेरे अनुसार खत्म हो रहा है, कुछ कुछ खास नहीं बचा है। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा, मतलब जो सिलेबस है, मैं सिलेबस भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आखिर में सिलेबस हमारा क्या क्या था, जो कि हम लोग जो है छोड़ रहे हैं, मतलब क्या क्या छूटा है इस चैप्टर में। सिलेबस पढ़, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही चलना है बेटा, क्योंकि मैं मेनली आपको IIT क्लास पढ़ाता हूँ, है ना? तो
कहीं ऐसा ना हो कि एक ही मिक्स हो जाए। मैं आपको सिलेबस एक बार बता दूं क्या क्या हमारे में हो गया। यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखो क्या कर लिया, ब्रीफ डिस्कशन फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब ब्रीफ डिस्कशन करना है जो प्रॉपर्टी दी हुई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हो चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया है, ठीक है। दूसरा है सील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ जी, सील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तीसरा है, हाँ, स्लेटर रूल नहीं हुआ है, हाँ सॉरी सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बताया था तो वहीं पर स्लेटर रूल से वो याद कीजिए, जब हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा करके बताया था, तो वो ही रूल तुम्हारा स्लेटर रूल है, तो कंफ्यूज मत होना। जेड माइनस सिग्मा जेड इफेक्टिव निकालने के लिए था, ठीक था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, है ना, इस तरह से रूल था। तो वो सिलेक्टर रूल था। अगर आप कहोगे तो सिलेक्टर रूल में एक शॉर्ट वीडियो रील टाइप का बना दूंगा, तुम लोग कमेंट कर देना बस। उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जी हाँ हो गया है, इसका भी वेरिएशन वगैरह हो गया है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, आयनिक साइज भी हो चुका है। प्लस चार्ज होता है तो साइज घटती है, माइनस चार्ज होता है तो साइज बढ़ती है, ये भी हो चुका है हमारा, और अच्छे से हो चुका है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी जस्ट आपको मैंने बताया ही। पाउलिंग और रोचोस स्केल ये भी नहीं हुआ है। पाउलिंग अल्फ्रेड रोचो स्केल अभी नहीं हुआ है, इसको मैं अभी करवा दूंगा, मतलब रील टाइप में यही टॉपिक छूटा है, इसी की मैं बात कर रहा था, इसको मैं करवा दूंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जी हो गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जी हो चुका है हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस केवल दिक्कत ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। यूनिट थर्ड में एक रील आएगी आपको, रोचो स्केल करके, पाउलिंग स्केल करके, उसके बाद ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर पूरा यूनिट थर्ड खत्म हो रहा है। अब हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट, फिर यूनिट सेकेंड, फिर यूनिट फोर्थ, और फिर यूनिट फाइव, सिक्स, और ऐसे सेवेंथ और एट्थ करके खत्म कर देंगे, है ना। जल्दी से जल्दी हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग खूब सारा रिवीजन करेंगे। बच्चों नोट्स तुम लोग बनाते रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।